वैसे तो सीमा अमन की सौतेली माँ थी, पर फिर भी सीमा ने अमन को अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर माना था। अगर अमन को जुकाम भी हो जाता तो सीमा की सांसें अटक जाया करती। ऐसे ही एक दिन अमन ऑफिस के लिए जा रहा होता है और अपनी माँ को आवाज देता है। माँ, मेरा जूता कहाँ रखा है? बैग भी नहीं मिल रहा है और पर्स भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ रखा है मेरा सामान? मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अब जल्दी आ भी जाओ ना माँ। हे भगवान, अगर मैं ना रहूं तो ना जाने इस निकम्मे लड़के का क्या होगा। रुक जा, आती हूँ अभी। अब सीमा अमन का सारा सामान लेकर जाती है और उसके हाथों में देते हुए उससे कहती है, ये रहा तेरा पर्स, ये रहा तेरा बैग, ये ले तेरे जूते। इतना बड़ा हो गया लेकिन अब तक खुद से कुछ भी नहीं कर पाता। अगर मैं ना रहूं तो ना जाने तेरा क्या होगा। आप हो तभी तो मैं हूँ माँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। इस तरह से अमन ऑफिस चला जाता है और शाम को ऑफिस से थका हारा घर आता है और बिना कुछ खाए कपड़े बदले अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ये बात सीमा को खटकती है और सीमा परेशान हो जाती है। आज से पहले तो अमन ने कभी कुछ नहीं किया, तो आज फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया हो कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अमन सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, वो मुझसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। क्या पता उसकी तबीयत ठीक ना हो। मैं अभी देख कर आती हूँ कि आखिर उसे क्या हुआ है। अब सीमा अमन को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अमन बुखार से तप रहा है। अब सीमा सारी रात अमन के पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टी करती और उसका ख्याल रखती। अगली सुबह अमन बिल्कुल ठीक हो जाता है और जब वो अपने पास अपनी सौतेली माँ को देखता है तो अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर खुद से बोलता है, अगर आज मेरी सगी माँ भी होती तो वो भी शायद मेरे लिए इतना ना करती जितना कि मेरे लिए मेरी सौतेली माँ करती है। अमन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी सीमा की आंखें खुल जाती है और अमन अपनी माँ से कहता है, माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है। वैसे माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा, मैं सुन रही हूँ, बताना। माँ, मैं सिमरन नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैंने कल उसके घर वालों से बात करी है, वो शादी के लिए तैयार है। बस आपकी इजाजत लेनी रह रही थी माँ। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? बेटा, मुझे तो बस तेरी खुशियाँ चाहिए। अगर तू सच में उस लड़की से इतना ही प्यार करता है तो मैं तेरी खुशी में बिल्कुल खुश हूँ। सीमा शादी के लिए मान जाती है, पर जब वो सिमरन को देखती है तो उसका रंग काला देखकर उससे जलने लगती है और अकेले में सिमरन से कहती है, जब मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया तो मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बहुत ही सुंदर, गोरी और अमीर होगी, लेकिन तुम तो बहुत ही काली और गरीब निकली। वैसे ऐसा कौन सा जाल फेंका था तुमने मेरे बेटे के ऊपर जो वो तुम्हारा दीवाना हो गया? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? घर आ जाओ, सब समझ आ जाएगा। क्योंकि सीमा अमन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी मनपसंद की लड़की से उसकी शादी करवा देती है, पर खुद सिमरन को बहू के रूप में नहीं अपनाती, क्योंकि सीमा अमन को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर मानती थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अमन एक काली लड़की से शादी करे, पर होने को कौन टाल सकता है। अमन की शादी उसी के पसंद की काली लड़की से हो जाती है। बस यही कारण है जो सीमा अपनी काली बहू सिमरन को जरा भी पसंद नहीं करती और प्लान बनाती है कि उसका बेटा सिमरन को छोड़ दे। ऐसे ही एक दिन, माँ, आप अपने कमरे में बैठी हैं। आप जानती हो ना, मैं आपके साथ ही बैठकर डिनर करता हूँ। बेटा, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं तेरे साथ बाहर बैठकर खाना खाऊं, पर क्या करूं, घर की सारी बागडोर मैंने बहू के हाथ में रख दी है और बहू मुझे बाहर आने जाने नहीं देती। वो नहीं चाहती कि हम माँ बेटे पहले की तरह साथ बैठकर खाना खाएं। ये क्या कह रही हो माँ? सिमरन ऐसा नहीं कर सकती। मैं अभी बात करता हूँ सिमरन से। बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू बहू से कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। शायद गलती मेरी ही है कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। बहू को यही लगता होगा कि मैं उसकी सौतेली सास हूँ। शायद मैं उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करूंगी, इसी वजह से वो तुझे मुझसे दूर रखना चाहती है और खुद को बचाना चाहती है। अब अमन अपनी माँ की बातों में आ जाता है और सिमरन से लड़ने लगता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा अपनी बहू बेटे के बीच में लड़ाई लगवा देती है। समय के साथ अमन चिड़चिड़ा होने लगता है और सिमरन से दूर दूर रहने लगता है। सिमरन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे रंग की तरह तुम्हारा दिल भी काला है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं तुमसे ना कभी प्यार करता और ना ही शादी। भले ही मेरी माँ सौतेली है,
पर फिर भी मेरी माँ ने सगी माँ से भी ज्यादा बढ़कर मुझे प्यार दिया है और इसलिए उन्होंने अपनी खुद की कभी औलाद नहीं की ताकि मेरा प्यार ना बढ़ सके। और तुम मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो। अमन, मैं नहीं जानती कि माँ जी ने तुमसे क्या कहा, पर मेरी बात का विश्वास करो। मैंने माँ जी को हमेशा अपनी माँ समझा है, पर शायद सासू माँ अपनी सौतेली सास होने का फर्ज निभा रही है और हमें अलग करने की कोशिश। इस तरह से दोनों पति पत्नी के बीच तकरारें होने लगती है। अब अमन सिमरन के पास जाना बंद कर देता है और एक दिन सीमा सिमरन को घर से निकालने के लिए उसे गिराने की सोचती है। गरीब घर की काली लड़की मेरे घर की बहू बनकर आई थी ना, और क्या सोचा था इसने कि अपनी सौतेली सास को अपने पति से दूर कर देगी। ये भूल गई कि सास तो सास होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मेरे बेटे का प्यार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक माँ बेटे के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकती। अब ये रसोई घर में खाना बनाने जाएगी तो ये तेल इसके पैर पे पड़ेगा और ये नीचे गिरेगी। फिर इसकी कमर और पैर की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। फिर इसे पता चलेगा कि सास और बेटे के प्यार को छीनने का क्या नतीजा होता है। ये सोचकर सीमा पूरे फर्श पर तेल गिरा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सीमा का पैर फिसल जाता है और उसका सर फट जाता है। अब जल्दी से सिमरन सीमा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसे और अमन को डॉक्टर से पता चलता है। अमन जी, आपकी माता के सर पर काफी चोट लगी है, शरीर में खून की कमी हो चुकी है और हमारे हॉस्पिटल में खून खत्म हो चुका है। आपकी माता जी का O पॉजिटिव खून है, आप जल्द से जल्द खून का अरेंजमेंट कर लीजिए। अमन जी, मेरा ब्लड O पॉजिटिव है, मैं माँ जी को खून दे सकती हूँ। माँ जी को कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। अब सिमरन जल्दी से अपनी सास को खून देती है। बहुत जल्द सीमा ठीक हो जाती है और जब होश में आती है और उसे पता चलता है कि सिमरन ने उसे खून देकर उसकी जान बचाई, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बहू बेटे से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और दिल से अपनी काली बहू को अपना लेती है। रूपाली एक गरीब औरत थी जिसका पति मरने के बाद अपनी 5 बेटियों की जिम्मेदारी अपनी बीवी के सर छोड़ गया था। समझ नहीं आ रहा मैं तुम पांचों की शादी कैसे करवाऊं। तुम पांचों बड़ी हो चुकी हो, दुनिया वालों की नजर अब सिर्फ तुम पांचों पर ही रहती है। हे भगवान, मैं कैसे बचाऊं अपनी 5 बेटियों को। रूपाली की ऐसी बातें सुनकर रूपाली की सबसे बड़ी बेटी आरती बोलती है, माँ, क्या आप भी बाकी औरतों की तरह हमें बोझ समझती हो? नहीं मेरी बच्ची, एक औलाद अपने माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होती, पर हाँ, मैं अपनी गरीबी के आगे लाचार हूँ, इसीलिए तुम पांचों की शादी नहीं करवा पा रही। बस यही दुख मुझे सताता रहता है और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी आंखों के सामने तुम पांचों की शादी देख लूं। अब फिर से मरने की बात करने लगे। हम पिताजी को पहले ही खो चुके हैं, आपको नहीं खोना चाहते। और रही हमारी शादी की बात, तो वो भी हो जाएगी जिससे भगवान ने लिखी होगी। रूपाली की 5 बेटियां रूपाली को समझाती है, पर फिर भी रूपाली के जहन में उसकी बेटियों की शादी की चिंता नहीं जाती, जिस वजह से रूपाली की तबीयत अब खराब रहने लगती है। रूपाली की 5 बेटियों को देखकर सभी गांव वाले अब रूपाली पर थू थू करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन रूपाली की चचेरी बहन कमला घर आती है। देखो रूपाली बहन, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम अपनी 5 बेटियों को बिहा सको, इसलिए मेरी मानो तो तुम अपनी 5 बेटी की शादी एक मंडप पर एक ही घर में कर दो, वो भी बिना पैसों के। पर एक ही घर में मैं अपनी 5 बेटियों की शादी, पर ऐसा घर मुझे कहाँ मिलेगा जो बिना मुझसे पैसे लिए मेरी 5 बेटियों से शादी करे। मेरी नजर में एक ऐसा लड़का है, अगर तुम कहो तो मैं कल ही उस लड़के के साथ उसकी माँ को तुम्हारे घर ले जाती हूँ, ताकि तुम अपनी बेटी की शादियों की बात कर सको। हाँ, अब क्या था, रूपाली मरने से पहले अपनी 5 बेटियों का घर बसा हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो हाँ कर देती है। अगले दिन कमला सुमित्रा नाम की औरत के साथ रूपाली के घर आती है। सुमित्रा का इकलौता बेटा देख रूपाली को बड़ी हैरानी होती है और वो कहती है, बहन, मेरी तो 5 बेटियां हैं और आपका तो एक ही बेटा है, भला मेरी 5 बेटियों की शादी आपके घर में कैसे हो सकती है? मैं जानती हूँ बहन, लेकिन मैं अपने बेटे नकुल की शादी आपकी 5 बेटियों से करवाना चाहती हूँ।
वो भी इसलिए क्योंकि मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो एक पंडित ने कहा था कि कोई नक्षत्र या फिर साया है जिस वजह से मुझे अपने बेटे की शादी 5 बार करवानी होगी। और अगर ऐसा मैंने नहीं करवाया तो जिस दिन मेरा बेटा शादी करेगा उस दिन वो लड़की और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी औलाद के साथ साथ किसी और की भी औलाद को खोऊं। क्या रूपाली बहन, अब तुम क्या सोच रही हो? इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। इससे 2 घर की जिंदगी बच जाएगी और तुम मरने से पहले अपनी बेटियों को खुशहाल परिवार में देख पाओगी और सुमित्रा बहन का बेटा भी जीवित रह जाएगा। इस तरह से कमला रूपाली को अपनी बातों में फंसा लेती है और रूपाली इसे शादी के लिए हाँ कर देती है। रूपाली की 5 बेटी अपनी माँ की आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप शादी कर लेती है। इस तरह से सुमित्रा की 5 बहुओं का एक पति होता है और सुमित्रा अपनी 5 बहुओं का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नकुल बेटा, तू कहाँ जा रहा है इतनी रात को? माँ, आपको नहीं पता क्या कि मैं इस समय कहाँ जाता हूँ जो आप मुझसे इस तरह के सवाल जवाब कर रही हो? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अब तेरी शादी हो चुकी है और इतनी रात को तू अपनी 5 बीवियों को छोड़कर बाहर जाएगा तो उन्हें शक हो जाएगा तुझ पर। देखिए माँ, मैं 5 बहन से शादी नहीं करना चाहता था, पर आप ही चाहती थी कि आपकी 5 बहू का एक पति हो, जो कि हुआ भी। इसलिए अब जो चाहता हूँ वो आप मुझे करने से नहीं रोक सकती। इस तरह से नकुल अपनी माँ की बातों को अनसुना करके चला जाता है, पर ये सब कुछ सुमित्रा की बहू नंदिनी सुन लेती है और वो अपनी 4 बहनों से कहती है, बहनों, इन माँ बेटे ने मिलकर हमें और हमारी माँ को धोखा दिया है। मैं अभी अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ कि नकुल जी हम 5 से शादी नहीं करना चाहते थे, और तुम ही सोचो कि आखिर इतनी रात को नकुल जी कहाँ जा रहे हैं। हो ना हो उनकी जिंदगी में कोई और लड़की है। अगर ऐसा है नंदिनी, तो हम 5 बहनों को मिलजुल कर नकुल जी का पीछा करना होगा ताकि हमें नकुल जी की असली सच्चाई के बारे में पता चल सके। अब सुमित्रा की 5 बहू नकुल का पीछा करती हैं और वो देखती है कि नकुल एक मंदिर में गया है जहाँ वो भगवान शिव की पूजा कर रहा है। हे शिव जी, मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी 5 बहू की जान खतरे में डाल दी। माँ ने मेरी 5 बीवियों से झूठ कहा कि मेरी शादी होने के बाद हम सब एक साथ खुश रहेंगे, पर यह गलत है। सच तो यह है कि मेरी शादी होने के बाद मुझ पर लगा हुआ नक्षत्र मेरी 5 बीवियों पर चला गया और उनकी जान को खतरा होगा। ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरी 5 बीवियों को कुछ ना हो, इसलिए मैं आपकी एक बार परिक्रमा कर रहा हूँ। नकुल अपनी 5 बीवियों की जान बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा करता है और परिक्रमा भी, और ये सब देखकर 5 बहू की आंखें भर आती है और उन्हें एहसास होता है कि भगवान शिव जी ने उनके जीवन में कितना अच्छे पति लिखा है। अब क्या था, अब जैसे ही नकुल घर आता है, सुमित्रा की 5 बहू अपने पति का स्वागत करती है और कल रात की सारी घटना नकुल को बताती है। नकुल जी, आपको क्या लगता है कि आप हमसे सच छुपाएंगे और हमें कभी पता नहीं चलेगा? और माँ जी, भले ही आपने हमसे झूठ कहा, लेकिन आप नहीं जानती कि आपने हमें कितना अच्छा पति दिया है। हम 5 बहनें दुखी थी कि हम 5 बहुओं का एक पति, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमें इतना प्यार करने वाला पति कहीं नहीं मिल सकता जो अपनी बीवियों की लंबी आयु के लिए भगवान शिव की आराधना करे। इसलिए हम 5 बहनों ने ठान लिया है कि अब से हम 5 बहन इस घर की बहू बनकर रहेंगे और आप दोनों को कभी भी किसी की शिकायत का मौका नहीं होने देंगे। मेरी 5 बहू, तुम सब मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम 5 बहनों की शादी उससे करवाई, जबकि मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि मेरे बेटे की शादी के 1 हफ्ते बाद ही तुम 5 की मृत्यु हो जाएगी। जब नकुल को इसका तोड़ पता चला तो उसने ठान लिया कि वो तुम 5 की जान बचा कर ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं उसे रोकती रही और अपने बेटे के मोह में आकर बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुकी थी बहू। कोई बात नहीं माँ जी, गलतियाँ तो अक्सर इंसानों से ही होती है ना। हाँ माँ जी, हम तो बहुत खुश हैं जो हमें नकुल जी जैसे पति मिले। क्या हुआ अगर हम 5 बहन का पति एक ही है तो? इसीलिए माँ जी, हम पुरानी सारी बातों को भूल चुके हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ माँ, आपकी 5 बहू बिल्कुल सही कह रही हैं और अब आपकी 5 बहू और आपका बेटा सुरक्षित है, इसलिए अब आप रोइए मत। अब सुमित्रा भी अपनी गलती की माफी अपनी 5 बहुओं से मांग लेती है।
जिसके बाद सुमित्रा अपनी 5 बहू और उनके एक पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। गरीब बच्ची का जादुई स्कर्ट। एक छोटे से गांव में नीतू अपनी बेटी अंजलि के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। ऐसे ही एक दिन नीतू घर में खाने का सामान देखती है और वो देखती है कि घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। जिसके बाद नीतू मन ही मन खुद से बोलती है, अब मैं क्या करूं? घर में तो खाने को कुछ नहीं है। एक काम करती हूँ, लकड़ी काटने जाने के बहाने मजदूरी देख कर आती हूँ, क्या पता कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। इतना सोचकर नीतू घर से जाने लगती है कि तभी अंजलि भी बाहर से खेलकर घर आ जाती है और अपनी माँ को जाते हुए देखकर अपनी माँ को रोककर अपनी माँ से बोलती है, माँ, इस समय आप कहाँ जा रही हो? इस समय तो आप काम पर से घर आती हो ना? अब मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि मेरी मालकिन की मौत हो गई है और उनके बच्चों ने अपना घर कहीं और शिफ्ट कर दिया है, जिस वजह से मेरी नौकरी चली गई। माँ, तुम क्या सोचने लगी? बताओ ना, कहाँ जा रही हो? अब बेटा, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। तुम घर में आराम से बैठो, मैं आकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी। माँ, आज बहुत दिनों के बाद तुम काम पर से जल्दी आई हो। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। और अब जब थोड़ा सा टाइम मिला है तो तुम मुझे घर पर अकेली छोड़कर जंगल लकड़ी काटने जा रही हो। आज मैं भी तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगी लकड़ियाँ लेने, और पूरे रास्ते हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। अब अंजलि जिद पर अड़ जाती है। नीतू अंजलि को बार बार मना करती है पर अंजलि नहीं मानती और वहीं बैठकर रोने लगती है। जिसके बाद में नीतू ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ जंगल ले जाती है और जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगती है। तभी अंजलि और नीतू को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर वो दोनों आवाज का पीछा करती हैं और देखती हैं कि एक लाचार बूढ़ा आदमी जो कि जख्मी था वहां एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा होता है। उस बूढ़े आदमी को रोता देख अंजलि और नीतू उसके पास जाते हैं और अंजलि उस बूढ़े व्यक्ति से बोलती है, बाबा, आपको क्या हुआ है? आप इतना रो क्यों रहे हो? आपको चोट कैसे लगी? बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आज मेरी पोती का बर्थडे था। मेरी पोती तुम्हारी ही जितनी बड़ी थी और तुम्हारी ही तरह बहुत प्यारी। ये स्कर्ट मैंने अपनी पोती को देने के लिए खरीदा था, पर मेरी पोती का एक कार एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चल बसी। काश कि उस कार एक्सीडेंट में मेरी जान चली जाती और मेरी पोती को चोट लग जाती। मेरा इस दुनिया में मेरी पोती के अलावा कोई नहीं था। जब से वो गई है, बस तब से मैं इस जंगल में इस पेड़ के पास यूं ही बैठा हुआ हूँ। जो भी कोई यहाँ से गुजरता है वो मेरी चोट को देखकर चला जाता। तुम पहली बच्ची हो जिसने आकर मुझसे मेरी चोट के बारे में पूछा। ये कितने दिन पहले की बात है बाबा? यही कुछ 2 दिन पहले। उस बूढ़े आदमी का दर्द देखकर अंजलि और नीतू से रहा नहीं जाता। इसलिए अंजलि पास के तालाब से हाथों में थोड़ा सा पानी लाती है और उस व्यक्ति के चोट पर डाल देती है। जिसके बाद में नीतू अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस कपड़े से बूढ़े व्यक्ति का जख्म साफ कर देती है। नीतू और अंजलि उस बूढ़े व्यक्ति को उसकी झोपड़ी तक पहुंचा देते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए जाने लगती हैं। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अंजलि और नीतू को रोककर उन लोगों से कहता है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। अंजलि बेटा, मेरी पोती अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उसके लिए ये स्कर्ट खरीदी थी, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए तुम मना मत करना। बाबा की बात सुनकर अंजलि अपनी माँ की तरफ देखती है और उसकी माँ उसे वो स्कर्ट लेने के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद अंजलि उस बाबा से वो स्कर्ट ले लेती है। धन्यवाद बाबा, मुझे ये स्कर्ट देने के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। हम कल फिर आपको देखने के लिए आएंगे, आपके घर आएंगे। इतना बोलकर अंजलि और नीतू वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद अंजलि अपनी माँ से खाना मांगती है। माँ, अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। पता नहीं मैं तेरी कैसी माँ हूँ जो तुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाती। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है जो बनाकर मैं तुझे खिला सकूं। और अब तो मेरी नौकरी भी चली गई। समझ नहीं आ रहा है अब घर कैसे चलेगा।
माँ, तुम ऐसा मत बोलो। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और मुझे भूख नहीं लग रही। हम दोनों आज पानी पीकर ही रात गुजार देंगे। वैसे भी कल दिन में तो हमें आशा आंटी के घर पर जाना है। हमारा भोजन तो कल वहीं बनेगा ना। मैं जब वहाँ जाऊंगी तो मैं वहाँ पर पेट भर कर खाना खा लूंगी। हाँ मेरी बच्ची, पर हम खाली हाथ तो आशा के घर नहीं जा सकते ना। आखिर कल उनकी बेटी की शादी है। माँ, कल की चिंता कल पर छोड़ दो और ये सोचो कि आज हमने 56 प्रकार का भोजन किया है और अब हमें बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर अंजलि हंसने लगती है और वो दोनों माँ बेटी पानी पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह आशा उनके घर आकर एक बार फिर उन्हें अपनी बेटी की शादी में आने का निमंत्रण देती है, जिसके बाद अंजलि उस बूढ़े बाबा का दिया हुआ स्कर्ट पहन लेती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद अंजलि अपनी माँ नीतू से बोलती है, माँ, बताओ मैं इस स्कर्ट में कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी इस स्कर्ट में, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खाली हाथ आशा बहन के घर कैसे जाऊं। माँ, तुम चिंता मत करो, हम आशा आंटी के घर पर खाली हाथ नहीं जाएंगे। मुझे स्कूल में फूलों का बुके बनाना सिखाया गया था। अब मैं आशा आंटी की बेटी को देने के लिए फूलों का एक बुके बनाऊंगी। अंजलि जैसे ही बुके का नाम लेती है उसके सामने एक बहुत ही प्यारा सा बुके आ जाता है। ये देखकर अंजलि और नीतू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद नीतू अंजलि से बोलती है, बेटा ये जादू तुमने कैसे किया? माँ, मैंने कोई जादू नहीं किया। हाँ, मुझे लगता है कि बाबा का आशीर्वाद है। शायद ये स्कर्ट जादुई है। माँ, मैं एक बार फिर से कुछ मांग कर देखती हूँ। इतना बोलकर अंजलि अपना घर अनाज भंडार से भरने के लिए कहती है और वो जादुई स्कर्ट उसके घर में अनाज भर देती है। जिसके बाद अंजलि और नीतू को पता चल जाता है कि ये स्कर्ट कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई है। साथ ही उन्हें जो कल बाबा मिले थे वो भी कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक जादूगर थे। ये देखकर नीतू और अंजलि बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद नीतू अंजलि से बोलती है, अंजलि बेटा, ये स्कर्ट कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई है, इसलिए अब तुझे इस स्कर्ट का बहुत ध्यान रखना होगा। और एक बात याद रखना कि तुम इस जादुई स्कर्ट के बारे में कभी किसी को मत बताना। अगर किसी को जादुई स्कर्ट के बारे में पता चला तो वो इसका गलत फायदा उठाएंगे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इसीलिए मैं जादुई स्कर्ट का जिक्र कभी किसी से नहीं करूँगी। और माँ, अब हमें आशा आंटी के घर चलना चाहिए, नहीं तो वो एक बार फिर से हमारे घर आ जाएंगी। अब अंजलि अपनी माँ के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी उस जादुई स्कर्ट से मांगती है और वो जादुई स्कर्ट अंजलि को एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी दे देती है। साथ ही अंजलि जादुई स्कर्ट से कुछ पैसे भी मांगती है और नीतू उस सुंदर सी साड़ी को पहनकर कुछ पैसे लेकर आशा के घर जाती है और उसकी बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में वो पैसे उसे दे देती है। जिसके बाद नीतू और अंजलि उस जादुई स्कर्ट की मदद से अपनी जिंदगी को सही प्रकार से जीने लगते हैं और अपने ही जैसे गरीबों की मदद भी करने लगते हैं।